ऐसा कहानियां हैं कि गौरी को घायल किया, घायल करने के बाद गौरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में पकड़ के लेके, और जैसे दरबार में लेकर पृथ्वीराज ने पूछा कि हाँ भाई गौरी बता, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या। गौरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, आज लड़ाई की, आज के बाद ऐसी कोई लड़ाई मैंने धूड़ खाई, आइंदा से तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखूंगा नहीं, प्लीज एक बार वापस चले जाने दे। और पृथ्वीराज ने कहा खोल दो भाई इसको, भाग जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। जो मंत्री वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा अरे पृथ्वीराज गलती कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ रहे हो उसको, या तो पकड़ के जेल में डालो या मार दो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी, यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई सेना पर कभी भी आक्रमण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम दादे परदादे हमारे ये करते आए थे, हम इस बंदे को मार कैसे सकते हैं पकड़ के। मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन के माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। वह व्यक्ति जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो, उस पर यह सिद्धांत भी लागू। हम भारत के किसी व्यक्ति को यदि माफी मांगने पर छोड़ देते हैं, वो नहीं, उसकी अगली 7 पीढ़ियां इस एहसान के तले दबी रहती, वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि यार इन लोगों ने कभी मेरी जान बख्शी थी, ये आदमी एहसान फरामोश है, कर्तव्य है, एक बार तू छोड़ेगा वापस सेना लेके आएगा, वापस लड़ेगा, इसलिए प्लीज इसको मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा मंत्री महोदय मैं इतना नहीं जानता था कि मेरे मंत्री इतने डरपोक है। कैसे, तुम बार बार कह रहे हो कि वापस अटैक कर देगा, तो क्या तुम्हारी तलवारों में जंग लगा है। और मंत्री ने कहा नहीं नहीं जंग वंग तो नहीं लगा। तो क्या तुम्हें डर, मरने से डर लगता है, लड़ने में डर लगता है। उनका नहीं, फिर क्या दिक्कत है, दोबारा आएगा दोबारा लड़ लेंगे। ठीक है साहब भेज दिया जाए। गौरी को भेज दिया, और गौरी कहा पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। गौरी ने कहा ठीक साहब। गौरी तराइन से थोड़ा पीछे की तरफ गया, गजनी नहीं गया, बीच में वापस रुक गया। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को कहा कि वो रुक गया बीच में, वो वहां पर नहीं गया। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा गौरी के पास कि तूने कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर गया क्यों नहीं। उसने कहा सॉरी भाई साहब, एक बात और थी, उस दिन मैं डरा हुआ था तुम्हारे दरबार में, इसलिए पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि मैं हार गया हूं, वो छुरे की धार तेज कर रहा है, मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा हलाल करेगा मेरे को हलाल, इसलिए प्लीज थोड़े दिन मेरे को यहां पर बैठे रहने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, भैया का गुस्सा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तू यार हमारे गड़बड़ियां करेगा, पृथ्वीराज ने कहा। उसने कहा चिंता मत कीजिए भाई साहब, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब गौरी थोड़ा सा तराइन से हटके बैठा है, पृथ्वीराज को फिर भी लगा क्या पता ये गड़बड़ी करे, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गौरी के सामने जाके बैठ गया एहतियातन, यदि कुछ करे तो अपने रोक लेंगे इसको। लेकिन थोड़े दिनों में नोटिस किया कि गौरी वाकई कुछ नहीं कर रहा, गौरी शांति से चुपचाप बैठा है। उल्टा कभी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में मिल जाए तो नमस्ते और करके जाए, नमस्ते भैया मेरे लिए कोई सेवा तो बताना, कल मैंने सुना आपकी संगीता भाभी की एनिवर्सरी थी, बधाई हो, मेरी तरफ से आपको बुके भेंट किया जाता है। और पृथ्वीराज लगा ठीक ही मामला है, बंदा ज्यादा तंग अपने को करे नहीं रहा। तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को वापस भेजना शुरू किया। अपने सेनापति को कहा कि तू भाई गुजरात जा, उधर वो चालुक्यों से अपनी नहीं बन रही, क्या पता चालुक्य अटैक कर दे। तू वो महोबा देख ले, चंदेलों से भी अपनी नहीं बन रही, क्या पता चंदेल अटैक कर दे। तू उधर कन्नौज चला जा, क्या पता गहडवाल उधर से अटैक कर दे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापति सारे लौटाने शुरू किए। सेनापतियों ने पूछा कि राजा तुम हम सबको भेज रहे हो, यदि गौरी ने अटैक कर दिया तो। उसने कहा ना ना ये कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में, कर देगा तो मैं देख ताक लूंगा इसको। गौरी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वो पिछले साल भर से जब से वहां पर बैठा हुआ था, इन चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसकी सेना कितनी है, कौन कौन से सेनापति है, कौन सी सेना लौट गई, कौन सी सेना आई है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कितने हथियार है, उसको सारी पता। और मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अपने वाले इस मामले में निश्चिंत थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये कोई तरीका तो नहीं होता, लड़ेंगे तो आमने सामने आके लड़ लेंगे। एक दिन गौरी को ऐसा कुछ पता चला कि पृथ्वीराज की सेना कम है। गौरी को यह भी पता चला कि पृथ्वीराज की सेना रात को 2 बजे पार्टी करके सोई है, और ये नशे में पूरे चूर है। वो 5 बजे के आसपास सुबह आक्रमण करता है, जब पृथ्वीराज की पूरी सेना सो रही थी, वो सोती हुई सेना को काट देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गौरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था।
उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गौरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गौरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गौरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये त्राइन का दूसरा युद्ध था। हसन निजामी अपनी इस ताजुल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया। उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हिसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? एक कहानी सुनाता चंदबरदाई। कौन सुनाता? चंदबरदाई कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहां से गजनी ले गए। कहां पे ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया वहां पर। चंदबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर कहा, क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया। एक तूने हमारे राजा को पकड़ा, जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल ली। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती। हमारी कहती है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो कहती है उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंद्रबरदाई कहता है मैंने पृथ्वीराज गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चलाते। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसे मजाक नहीं करते यार, किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है, उसको क्या पता कहां से आवाज आई। चंद्रबरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है? हमारी संस्कृति में तो है कि किसी समय अयोध्या के पास एक नदी बहती थी, सरयू। कौन सी नदी थी? महाराज दशरथ जो कि अयोध्या के सम्राट थे, अक्सर सरयू नदी के पास में रात को एक मचान तान कर ऊपर बैठ जाया करते, और सरयू जी के अंदर जंगल का कोई जानवर जब पानी पीने के लिए आता और छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ वहीं से तीर मारते और शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार घूम रहा था। अंधे माता पिता को जब रात को प्यास लगी, वो पानी लेने के लिए सरयू जी में गया। उन्हें सरयू जी में जैसे ही अपना बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने अपना तीर छोड़ा, अपना शब्द भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर वो भाग कर गए। उन्होंने देखा कि पशु की जगह मनुष्य छटपटा रहा था वहां पर। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तरुण कुमार ने कहा कि अब इतना बताने का समय नहीं है राजन, मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए तड़फ रहे होंगे, प्लीज जाके उनको पानी पिला दो। तो दशरथ उनके पास पानी लेकर गए, लेकिन दशरथ के मुंह से बोल तक ना फूटा, ना बता पाए इस बात को कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। अंधे माता पिता को भी पदचाप से ये तो पता चल गया कि उनका बेटा नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। उन्होंने रोते रोते पूछा कि जो हुआ वो हो चुका होगा, प्लीज तुम हमें बताओ तो सही क्या बात हुई है। दशरथ ने बताया कि मेरे तीर से तुम्हारा बेटा मर चुका है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूं, तुम दोनों को 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूं, वो तमाम तीर्थ जो श्रवण कुमार तुम्हें कराता मैं करा दूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। अंधे माता पिता ने कहा कि जब बेटा ही मर गया तो अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, पर हे महाराज दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के समय का चक्र घूमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजा बनाया कर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जैसे श्रवण कुमार के। चंद्रबरदाई ने कहा गौरी शब्द भेदी बाण ना होता तो महाराज दशरथ को वनवास ना जाना पड़ता, यदि वनवास ना जाते तो मां सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारी पूरी रामायण इस चक्कर में है क्योंकि राजा दशरथ को क्या चलाना आता था। और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गौरी बैठा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज।
पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंद्रबरदाई मुझे नहीं पता कि गोरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंद्रबरदाई कहता मैंने कहा उसको कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी, 24 गज, गज होता है गज फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले, फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गोरी को मार दिया। चंद्रबरदाई कहता है कि जैसे गोरी मरा, गोरी के सैनिक हम पर झपटे, लेकिन मैंने और पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी देखना कभी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, जैक स्पैरो, जैक स्पैरो। तो कहता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में जो कोई फंसता वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता है। और जैक स्पैरो कहता फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, ये बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ये करते हैं वो करते हैं। हम हालांकि इसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रबरदाई के बेटे हुए थे जलहण। कौन हुए थे? और हम कहते हैं इस कहानी को किसने पूरा किया था? जलहण। हम ये कहानी जलहण बताते हैं। पर पुनः मैं उसी बात पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिस्ट्री है या नहीं अभी तक पता। एक गंभीर लोचा है पृथ्वीराज रासो में। मेवाड़ में महाराणा वे राज सिंह जी, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने एक झील बनाई राजसमंद। राजसमंद झील के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत का अभिलेख लगवाया जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, जो कि 1676 ईस्वी की। कब की है? जब महाराणा राज सिंह जी राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान में भिन्न भिन्न इलाकों में भेजे कि जाओ उन क्षेत्रों की हिस्ट्री लेके आओ। कि मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए बाकियों का इतिहास भी तो पता होना चाहिए। क्या पता बूंदी की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई बात हो, क्या पता जोधपुर की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई 2 बातें मिल जाए जो अपने वाली हिस्ट्री में नहीं है। मारवाड़ वालों ने लिखा हो कि भाई मेवाड़ वालों ने अटैक किया था और हमने उसको हरा दिया था, ये बात मेवाड़ वालों ने नहीं लिखी, लेकिन किसने लिख दी? मारवाड़ वालों ने। तो तमाम जगह की हिस्ट्री लेके आओ। जब उनका कोई एक दूत अजमेर पहुंचा तो उसके पास एक बंदा है, उस बंदे ने आके कहा मेरे पास अजमेर का इतिहास। कौन सा? उसने कहा पृथ्वीराज रासो है मेरे पास। कौन सा पृथ्वीराज रासो? उसने कहा जो चंद्रबरदाई लिखा था। कौन चंद्रबरदाई? जो पृथ्वीराज के दरबार में। पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति के समय मिलती। कब मिलती है? पृथ्वीराज 1192 के अंदर किस्सा खत्म है। 1676 में जाके आप बुक पढ़ रहे हो 400-500 साल बाद, तब तक कई नमक मिर्च लगे होंगे। इसलिए इतने गंभीर लोचे आ गए इस बुक के अंदर कि आपस में उलझ के रह जाती है बुक, और बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनसे मैच नहीं कर पाती। ये बुक ये कहती है कि पृथ्वीराज की जो मम्मी थी वो दिल्ली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि नहीं वो कलचुरी थी और त्रिपुरी की थी, कर्पूरी देवी नाम था उसका। जबकि वो नाम ही अलग बताता है उसका, उसका जगह भी अलग बताता है, उसके पिता का नाम अलग बताता है। इसलिए खूब सारी बातें आपस में रोड़ा रप्पा हो गई। इसलिए अभी तक हम उस बात को सत्य मानते नहीं, पर फिर भी ये 2 बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हसन निजामी कहता है यहीं पकड़कर अजमेर का राजा बनाया, थोड़े टाइम बाद बगावत की, फिर पकड़ के मार दिया। चंद्रबरदाई कहता नहीं गजनी लेके गए थे, पहले आंखें निकाली थी, फिर उसको वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अपना न्यूट्रल सा ये है इसके अंदर कि यहां से पकड़ के लेके गए हैं वो गजनी, आंखें निकालियों के बाद मार दिया। और तुर्कों में एक साधारण सा काम हुआ करता था, दुश्मन को पकड़ के लाया करते थे, बीच में खड़ा करके बाटे मार मार के मार दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, बहुत क्रूर सी मौत उधर दे दी होगी उन्होंने। तो ये तराइन के 2 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का अपना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपना सवाल दूसरा है। अपना सवाल ये है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था, कैसे मृत्यु हुई, ये बहुत अलग विषय है। कोई अपने से कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए, पर अपने से ये पूछेंगे कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था। देखो ये तो कुछ कमियां हैं पृथ्वीराज के अंदर जिनकी वजह से पृथ्वीराज क्या कर रहा है? हार रहा है। जीता कौन? गोरी, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही। एक पक्ष हारता उसका कमी है, दूसरा पक्ष जीता तो उसमें क्या कुछ अच्छी बात। यदि गोरी 1 साल तक पृथ्वीराज को यह कह के वहां पर बैठा रहता है कि मैं वापस चला गया तो भाई मार देगा, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है, अपनी बातों में लगा रहा है। 1 साल तक न केवल उसने पृथ्वीराज को बातों में लगाया रखा बल्कि अपनी सेना को अच्छा किया और मौके की पूरी तलाश की कि कब पृथ्वीराज की सेना कम पड़ती है जब वो उस पर अटैक करे। इसका मतलब अच्छा डिप्लोमेट, कूटनीति समझते हो है कि कई बार आपको युद्ध में आमने सामने लड़ने से युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध की पहले की तैयारी पृथ्वीराज की अच्छी है, गोरी की अच्छी है? देखो